हेलो स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि यह आपको एकदम स्पष्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो जब हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं यानी प्रतिरोधों को जोड़ने की बात करते हैं तो प्रतिरोधों को मुख्यतः हम दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। एक जो जोड़ने का तरीका होता है वो होता है श्रेणी क्रम। पहला जो होता है जोड़ने का वो होता है श्रेणी क्रम और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम। तो ये दो मुख्य तरीके हैं प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए। तो यदि हम श्रेणी क्रम की बात करें कि श्रेणी क्रम में आखिर प्रतिरोधों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद से उनका पहला सिरा और अंतिम सिरा दोनों खुला होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे उसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, क्या बताया जा रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में कि आपके पास जितने प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना है। तो जो पहला प्रतिरोध होगा उसका अंतिम सिरा जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसके पहले सिरे से जोड़ दिया, फिर दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे किससे जोड़ दे, पहले सिरे से। यदि इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का जो यह संयोजन होता है उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे हम लोग फिगर से समझ लें, हम मान लें कि मेरे पास ये तीन प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है हमारा R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। अगर कहा जाए इन तीनों प्रतिरोधों को क्या करिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध हो गया R1। अब इस पहले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है ये वाला सिरा इस दूसरे के पहले सिरे से क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। फिर ये दूसरे का जो अंतिम सिरा है इस तीसरे के पहले सिरे से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। इस तीसरे के पहले सिरे से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से जो संयोजन होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी ये हमारा R2 वाला प्रतिरोध है, ये हमारा R3 वाला प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। जब हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में जितने भी आपके पास प्रतिरोध होंगे सबको ऐसे ही क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। और जब सबको ऐसे ही जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, श्रेणी क्रम नाम देते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने तीन प्रतिरोध लिया और तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर यहाँ पर हम दिखा दिए, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हमारे पास जितने प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से।
जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद से कुल प्रतिरोध कितना आएगा। तो उसके लिए हम लोग कि जब हम सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद से उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। ये हमारा एक प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीनों के तीनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। बैटरी से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बैटरी से यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। मान लीजिए कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यह जो धारा होगी प्रतिरोध R1 से होते हुए R2 में, फिर R2 से होते हुए R3 में प्रवेश कर जाएगी। मान लेते हैं यह बिंदु A है और यह बिंदु क्या है, B है। बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर है उसको हम लोग V मान लेते हैं। A और B के बीच का विभवांतर कितना मान लिया गया, V मान लिया गया। पहला प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध जिस बिंदु पे जुड़े हैं उसको हम लोग C मान लेते हैं। दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध जिस बिंदु पर जुड़े हैं उसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। एक बार पुनः देख लेंगे। हमने क्या माना, हमने ये माना कि मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं। फिर क्या मान लेते हैं कि जो हमारा बिंदु है A और C, इसके बीच का विभव कितना है, V1 है। फिर हमारा दूसरा जो बिंदु है C और D, इसके बिंदु का विभव कितना है, V2 है। फिर हमारा D और B है, इसके बीच का विभव कितना है, V3 है। हमने क्या माना कि जो बिंदु A और C है यानी AC के बीच का विभवांतर V1, CD के बीच का विभवांतर V2 और BD के बीच का विभवांतर कितना हो गया, V3 हो गया। बिंदु AC हम लगा लीजिए, बिंदु CD तथा बिंदु DB के बीच का विभवांतर, क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। यदि मान लिया जाए कि यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो, ठीक है। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं आखिर उनका टोटल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, उसके लिए हम लोग सूत्र की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। जिसमें हमने क्या माना, हमने ये माना कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। फिर हमने क्या माना कि जो R1 और R2 जिस बिंदु पर जुड़े हैं वो बिंदु क्या है, C है। R2 और R3 जिस बिंदु पर जुड़े हैं वो बिंदु क्या है, D है। फिर ये देखा गया कि A और C के बीच का विभवांतर कितना है, V1 है। फिर C और D के बीच का विभवांतर कितना है, V2 है। फिर D और B के बीच का विभवांतर कितना है, V3 है।
और फिर ये माना गया कि यदि इस पूरे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रहा हो तो अब हम क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध, फिर दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध के लिए ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से यदि हम पहले प्रतिरोध की बात करें, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR। यदि हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो कितना है, V1 है, ये हमारा V1 हो जाएगा। पहले प्रतिरोध में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होगा। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I, और प्रतिरोध कितना है R1। ये हो गया V1 = IR1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जैसे हम पहले प्रतिरोध के लिए किए हैं ठीक वैसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए करें और फिर तीसरे के लिए करें। तो अब आगे देखते हैं इसके। तो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए ओम का नियम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, V = IR। अब जो हमारा दूसरा प्रतिरोध है इसके बीच का विभवांतर कितना है V2, ये हो जाएगा V2। धारा तो I ही प्रवाहित हो रही है लेकिन प्रतिरोध कितना है R2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब तीसरे प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तो जो तीसरा प्रतिरोध होगा उसके लिए भी ओम का नियम क्या लगेगा, V = IR। लेकिन तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना है V3, धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध कितना है R3। इस तरीके से हम लोग ओम का नियम लगाकर पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, इन तीनों के लिए क्या किए हम लोग, विभवांतर और जो धारा में संबंध है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। पहले के लिए क्या निकला, V = IR, दूसरे के लिए V2 = IR2 और तीसरे के लिए क्या निकला, V3 = IR3। अब क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3, तीनों को जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा V1 + V2 + V3 = अब यहाँ पर मान इसका कितना है IR1 + IR2 और प्लस IR3। ठीक है, हमने क्या किया कि जो प्रतिरोधों के लिए अलग अलग मान निकाले थे इन तीनों को क्या किए आपस में जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद से हमारे पास जो समीकरण बना वो बना V1 + V2 + V3 और IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I कॉमन है, तो यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा V1 + V2 + V3 = I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा R1 + R2 और प्लस क्या होगा R3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B इसके बीच का विभवांतर कितना माना गया है V, और चूंकि C और D A और B के बीच में ही आ रहे हैं, तो यदि यहाँ पर मान लिया जाए कि यदि परिपथ का तुल्य विभवांतर V हो तो अब V1, V2 और V3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, V के बराबर होनी चाहिए। यानी V1 + V2 + V3 बराबर किसके हो जाएगा, V के। और हम देख रहे हैं कि यदि इसको हम मान लें समीकरण नंबर कितना 4, तो समीकरण 4 में देख रहे हैं कि V1 + V2 + V3 है,
यानी इसके जगह पे हम भी को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो 4 से देखेंगे तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, भी रख देंगे। ये हो जाएगा भी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा R3। आप क्या करिए, आई को इधर लेके चले आइए, या आई को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा भी इज अपान कितना, आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पुनः यहाँ ओम का नियम लगाइए। यदि परिपथ का, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू कितना, आई आर। अब यहां से R का मान निकालेंगे, जब R का मान निकालेंगे तो I इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी V अपान आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसको यदि हम मान लें समीकरण नंबर 5, तो हम देख रहे हैं कि V अपान आई जगह पर क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 5 से रख देंगे मान, भी अपान आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, R। तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया फार्मूला कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कितना आता है। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः हम समझ लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे इसमें क्या क्या किया है। हम लोग निकाल रहे हैं कि जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जो R1 का पहला बिंदु है उसे A मान लिए, R3 का अंतिम बिंदु क्या मान लिए, B। R1 और R2 जिस बिंदु पर जुड़े हैं उसे C माना गया। फिर R2 और R3 जिस बिंदु पर जुड़े हैं उसको क्या माना गया, D माना गया। फिर ये देखा गया कि जो बिंदु A और C है, A और C इसके बीच का विभवांतर V1, C और D इसके बीच का विभवांतर V2 और D और B इसके बीच का विभवांतर कितना मान लिया गया, V3 मान लिया गया। यदि इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसको I मान ले तो पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से क्या निकाले हैं, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध की बात करें, दूसरे के लिए क्या निकल जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। ऐसे तीसरे की बात करेंगे तो V3 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, IR3। हम क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद से हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ तीनों में I है, I को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो कॉमन करने के बाद से हमको प्राप्त हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I कॉमन कर लिए R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। फिर ये माना गया यदि जो हमारा ये परिपथ बना है इस परिपथ का कुल विभवांतर यदि V हो जाए, जो आप फिगर में देख रहे होंगे कि बिंदु A और D के बीच का विभवांतर कितना लिया गया है, V। यानी V1 V2 और V3 को आपस में जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ दिया गया, V बना लिया गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की जो वैल्यू है उसको हम V रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से क्या करेंगे, यहाँ पर V रख देंगे। तो V रखने बाद ये समीकरण मिला हमको। फिर I को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब ये इधर आएगा तो V के बटे में हो जाएगा, यानी V अपन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये होगा समीकरण नंबर 5। फिर क्या माना जाए कि जितना भी ये हमारा प्रतिरोध इसमें जुड़ा है, जोड़ने के बाद से इन सभी का जो टोटल प्रतिरोध है यानी कुल प्रतिरोध है वो R हो जाए तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। फिर यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, तो जब R का मान निकालेंगे तो V अपन क्या हो जाएगा, I। और इस V अपन I की जगह पर R लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात यदि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध
उनके प्रतिरोधों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने प्रतिरोध जुड़े हैं, चूंकि उधर हम 3 ही जोड़े थे, तो R1 + R2 + R3, इन तीनों के प्रतिरोधों का मान जब आपस में जोड़ लेंगे तो उस पूरे परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों का क्या निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।